हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो है संस्कृत वर्णनाम परिचय। ये जो है संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर है जहाँ से हमारी संस्कृत ग्रामर स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले वर्ण के बारे में बताया गया है कि वर्ण होता क्या है। अक्षर को ही जो है वर्ण बोलते हैं, या फिर छोटी से छोटी ध्वनि को हम वर्ण बोलते हैं। जो भी बात हम बोल रहे हैं या फिर हिंदी के अंदर जो भी चीज़ हम बोलते हैं उसमें छोटी से छोटी ध्वनि को जो है वर्ण कहते हैं हम लोग। वर्ण जो है वो अक्षर ही होता है, क्योंकि इसे कभी भी शय, दैट इज़ अ शय, यहाँ पे शय मतलब इसको कभी भी जो है और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तभी हम बोल रहे हैं कि इसी को जो अक्षर भी बोलते हैं। वर्ण एक ऐसी व्यक्त तथा छोटी से छोटी अखंड ध्वनि है जो मुख्य के भीतर तालु, कंठ तथा जीवा आदि के योग से उत्पन्न होती है। संस्कृत वर्ण संग्रह के अंदर जो है 64 ध्वनियाँ बताई गई हैं। ये चीज़ याद रखने की कि कितनी ध्वनियाँ बताई गई हैं, 64 ध्वनियाँ बताई गई हैं। अब हम क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। पहले हमने देखा कि वर्ण क्या होता है, अब हम बात करेंगे कि वर्ण का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो वर्ण को जो है 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, स्वर और व्यंजन के अंदर। पर हम संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ स्वर और व्यंजन तो नहीं कह सकते हैं, इसलिए संस्कृत के अंदर जो है स्वर को अच बोला गया है और व्यंजन को हल बोला गया है। स्वर जो है वो हमारे 14 प्रकार के होते हैं और व्यंजन जो है वो 33 प्रकार के होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्वर की, कि स्वर होता क्या है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, ये जो है संस्कृत के अंदर डेफिनेशन बताई गई है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वर क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े उन्हें जो है स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ डायरेक्टली समझ गए होगी कि कुछ भी हम वर्ण का प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसके अंदर दूसरे वर्ण की हेल्प हमको नहीं लेनी पड़ रही है, तो वो चीज़ क्या हो गई, वर्ण हो गई। स्वर जो है वो हमेशा पूरे उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको किसी दूसरे की तो हेल्प ही नहीं लग रही है ना, इसलिए ऑब्वियसली वो पूरे उच्चारित किए जाएंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते कि एग्जाम्पल में क्या होता है। आ, ई, ऊ, री, ली, ए, ऐ, औ। ठीक है, तो ये जो है स्मॉल ह्रस्व फॉर्म में, और ये वाला आ जो है ये दीर्घ फॉर्म में। ये तुमको अभी मैं आगे बताऊंगी कि ह्रस्व क्या होता है और दीर्घ क्या होता है। तो ये सब जो है हमारे स्वर के एग्जाम्पल बताए गए। अब हम स्वर का विभाजन कर रहे हैं, भेद कर रहे हैं हम कि स्वर को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो स्वर को जो है 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट के अंदर फर्दर स्वर को डिवाइड किया गया है, ह्रस्व के अंदर, दीर्घ के अंदर और प्लूत के अंदर। अब ह्रस्व क्या होता है, ह्रस्व वो चीज़ होती है जिसका उच्चारण करने में हमको सिर्फ एक मात्रिक समय लगता है। अब एक मात्रिक क्या है, एक मात्रिक यहाँ पे जो है हम 1 सेकेंड से ले सकते हैं। ठीक है, ह्रस्व वो हो गए। और दीर्घ का मतलब होता है द्विमात्रिक जिसके अंदर 2 सेकेंड का समय लगे हमको, और प्लूत त्रिमात्रिक जिसके अंदर 3 सेकेंड का हमको जो समय लगे। तो ये जो है हमारा स्वर का विभाजन हो गया। अब हम बात करते हैं स्वर के और विभाजन की। स्वर को जो है और एक जो है की पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, व्यंजन के उच्चारण में अर्धमात्रिक समय लगता है। अभी हमने देखा ना कि हमारे स्वर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से स्वर जो है वो ह्रस्व, दीर्घ, प्लूत, एक, द्वि और त्रिमात्रिक समय लग रहा है। उसी प्रकार यहीं पे बता दिया गया है कि हमारे व्यंजन को प्रोनाउंस करने के अंदर कितना टाइम लगेगा, अर्धमात्रिक, दैट इज़ अ हाफ सेकेंड। ये जो सेकंड बताया ना, इसको मॉडर्न से कंपेयर कर रहे हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि तुम लोग अच्छे से समझ जाओ। तो व्यंजन के उच्चारण में हमको कितना टाइम लग रहा है, अर्धमात्रिक समय लग रहा है। अगेन हम स्वर पे आ जाते हैं। हमने स्वर को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 3, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये किसके बेसिस पे डिवीजन था, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, TIM, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे हमने स्वर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अब यहाँ पे अगेन स्वर को जो है हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से, शुद्ध स्वर, मिश्रित स्वर और संज्ञाक्षर या फिर संयुक्त स्वर जिसको बोलेंगे। ये किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ उच्चारण या फिर प्रोनाउंसिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, उस बेसिस पे हमने यहाँ डिवाइड किया। अब हम बात करेंगे शुद्ध स्वर क्या होता है। ठीक है, इनके उच्चारण में किसी भी, ये जो शुद्ध स्वर होते हैं ना, इनके उच्चारण में किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ये सेल्फ इंडिपेंडेंट वाले स्वर होते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गए, शुद्ध स्वर हो गए। तो इनके एग्जाम्पल में क्या आएगा, आ,
आ, ई, ऊ और ऊ, ये सब क्या हैं? ये शुद्ध स्वर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम मिश्रित स्वर। मिश्रित स्वर क्या बोलता है? इनमें स्वर में व्यंजन की ध्वनियाँ मिली हुई होती हैं। ठीक है, स्वर तो है लेकिन स्वर के साथ क्या व्यंजन की जो है ध्वनियाँ भी मिली हुई हैं, उसको क्या बोल रहा है? मिश्रित स्वर। तभी तो वर्ड से समझ आ रहा होगा ना, मिश्रित कॉम्बिनेशन। तो किसका कॉम्बिनेशन? स्वर का और व्यंजन का। जिस एग्जाम्पल में देखो री लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो री के अंदर तुम प्रोनाउंस कर रहे हो, यहाँ पे रा हमको सुनाई आ रहा है ना, तो ये रा क्या है? ये रा स्वर ही तो है ना, और क्या है? जैसे हम ली बोलेंगे तो ली के अंदर ला का हमको साउंड सुनाई आ रहा है ना, तो ये ला क्या है? ये भी तो स्वर ही है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं मिश्रित स्वर के अंदर कि व्यंजन की ध्वनियाँ इनमें मिली हुई होती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं संज्ञाक्षर स्वर या फिर संयुक्त स्वर। एक से अधिक ध्वनियाँ मिलकर जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है उनको हम संज्ञाक्षर या फिर संयुक्त दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ से फिर समझ आ रही है कि एक से ज़्यादा ध्वनियाँ जिनमें मिली हुई हैं, एक से अधिक ध्वनियाँ मिली हुई, वो क्या है? संयुक्त या संज्ञाक्षर स्वर बोला जा रहा है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, आ प्लस ई मिलके ए बनाते हैं। ठीक है, आ प्लस ओ मिलके बड़ा ओ कैप ओ बनाते हैं, आ प्लस ऊ मिलके अगेन ओ बनाते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ बोल रहे हैं ना कि एक आ स्वर मिला, एक ई स्वर मिला, इनने ए स्वर बना दिया, ए एड़ी का। तो वही चीज़ जो है बताई गई है। ठीक है, देन हम चलते हैं, हमने बहुत बातें कर ली स्वर की, विभाजन हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। अब हम बात करते हैं व्यंजन की कि व्यंजन क्या होता है। किसकी बात करेंगे? व्यंजन की कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन बताया गया है किसी भी वर्ण को किसी भी स्वर की सहायता से बोला जाए वो व्यंजन कहलाता है। व्यंजन कभी भी अकेला जो है वो खुद को नहीं कह सकता है। व्यंजन में हमेशा स्वर मिले होंगे, तो कोई सा भी वर्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं तो उस वर्ण के उच्चारण में वो स्वर की हेल्प लेगा, उसी चीज़ को व्यंजन बोला गया है। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से ना बोला जाए दैट इज़ व्यंजन। स्वर की सहायता के बिना हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे व्यंजन के वर्गीकरण पे। ठीक है, तो व्यंजन का वर्गीकरण के अंदर 5 वर्गों के अंदर इसको विभाजित किया है। जैसे हमने स्वर को 3-3 पार्ट में विभाजित किया था, वैसे हमारा व्यंजन की बात कर रहे हैं, व्यंजन को हमने जो है 5 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन से 5 वर्ग है? वो का वर्ग है, एक चा वर्ग है, एक ता वर्ग है, टा वर्ग है और पा वर्ग है। कितने वर्ग हो गए? ये 5 वर्ग हो गए। तो इन 5 वर्गों के अंदर हमने जो है व्यंजन को विभाजित किया है। अब हम देखते हैं कि का वर्ग के अंदर क्या आता है। का वर्ग के अंदर जो है का, ख, ग, घ और डा। चा वर्ग के अंदर चा, छ, ज, झ और न्या। ता वर्ग के अंदर ता, था, दा, धा, ना। टा वर्ग के अंदर टा, ठा, डा, ढा, ना। पा वर्ग के अंदर पा, फ, ब, भ और मा। तो तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि व्यंजन का जो 5 वर्ग बताया गया, हर 5 वर्ग के अंदर 5-5 चीज़ें। तो 5 × 5 जब हम करेंगे कि 5 वर्ग है और सब 5 के अंदर भी 5 है, तो ये 25 हो गए। तो वही चीज़ बताई गई है कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे 25 बताई गई है वर्गों के अंदर। ठीक है, अब एक पॉइंट और ध्यान रखने वाला है कि इसके अंदर जो लास्ट वाले जो भी होते हैं, ये हर वर्ण का जो 5वां वर्ण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नासिकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिकिया। क्यों? क्योंकि इसके प्रोनाउंसिएशन के अंदर हमारे नाक का जो है प्रयोग होता है, इस वजह से इसको हम नासिकिया बोलते हैं। पंचम वर्ण को, ये वाला हो गया हमारा पहला वर्ण, ये वाला हो गया हमारा पहला वर्ण, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो ये पूरी लाइन 5वें वर्ण की हुई ना, तो ये पूरी लाइन को हम क्या बोलेंगे? नासिकिया बोलेंगे। आगे की तरफ हम मूव करते हैं। एक और डेफिनेशन बताई गई है व्यंजन के बारे में, जो स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती, स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती धर्म को धारण करता है उसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। एग्जाम्पल में य, र, ल और वा, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? व्यंजन हो गई। अब एक चीज़ और बताई गई है, एक प्रकार का और व्यंजन होता है, कौन सा? उपमान व्यंजन। उपमान व्यंजन क्या होता है? जिनका उच्चारण करते हुए हमारे शरीर में उपमता गर्माहट का संचार होता है। जो भी वर्ण का हम प्रोनाउंस कर रहे हैं उसको प्रोनाउंस करते टाइम जो है हमारे मुंह के अंदर थोड़ी सी गर्माहट, ऊष्मता पैदा होती है, उसको क्या बोल रहा है? उपमान व्यंजन बोल रहा है। एग्जाम्पल के अंदर इन्होंने दिया है सा, श, श और ह। ये जो तीनों प्रकार के श होते हैं ना, इनको तुम बोल के देखना, अंदर थोड़ी सी ऊष्मता गर्माहट टाइप की होगी। और हाँ हमारा, ठीक है,
नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं। अनुस्वर माँ और ना के स्थान पर आते हैं, ठीक है। विसर्ग जो है वो सा के स्थान पर आता है। और तुमको पता होगा कि संस्कृत के अंदर हम लोग ग्रामर की बुक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो जो है हमारी बुक के राइटर कौन है, लघु सिद्धांत कौमुदी, ये जो है संस्कृत की ग्रामर की बुक होती है। तो इसके अंदर यही चीज़ बताई गई है, संस्कृत ग्रामर की जो बुक है उसके राइटर कौन है, वरदराज। ये यहाँ पे जो है गलत लिखा हुआ है, हे वरदराज, पे गलत फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे वर्ण संग्रह में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन सी, योगवा और अयोगवा। योगवा क्या होता है, जिसका संबंध वर्णमाला से हो। वर्णमाला ऑब्वियसली हमको पता है, बचपन में हम अच्छे से पढ़ के आए, जिनका संबंध वर्णमाला से वो योगवा हो गया, जिनका संबंध वर्णमाला से नहीं है वो अयोगवा हो गया। और ये जो है कुछ साइन बताए गए हैं संस्कृत के अंदर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ये 2 डॉट हो गए वो विसर्ग कहलाता है। ऐसे वर्ड के नीचे जो है हमने ऐसा एरो लगा दिया तो इसको हम हलंत बोलते हैं, ठीक है। ऐसा जो है हमने एस टाइप का साइन लगा दिया, इसको अवग्रह बोलते हैं। इसको आ पढ़ते हैं हम संस्कृत में, जब भी कुछ श्लोक पढ़ते होंगे ना तो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा ऐसे साइन है तो उसको हम आ पढ़ते हैं। और ये वाला साइन जब आता है उसको हम अनुस्वार पढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। इसके अंदर बताया गया संस्कृत व्याकरण में मुनि त्रय। संस्कृत व्याकरण के अंदर जो है 3 मुनि पाए गए हैं। कौन कौन से 3, महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि। अब महर्षि पाणिनि ने क्या किया है, उन्होंने अष्टाध्यायी अध्याय लिखा है, रचित किया है। उसके अंदर 8 अध्याय बताए गए हैं, 4 पाद बताए गए हैं, 4000 तक जो है सूत्र बताए गए हैं। अब महर्षि कात्यायन ने क्या करा, उन्होंने क्या करा, पाणिनि के जो 4000 सूत्र है ना, उस 4000 सूत्र में से 1500 सूत्र को लिया और उस पर 4000 वार्तिका लिखी। अब बात करते हैं हम पतंजलि जी ने क्या करा, उन्होंने जो है अष्टाध्याय, जो किन्ने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था, उस अध्याय की जो है विस्तृत व्याख्या करी और विस्तृत व्याख्या करके उन्होंने क्या नाम दिया, महाभाष्य। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि महाभाष्य किसने लिखा है, महाभाष्य लिखा है महर्षि पतंजलि ने। और अष्टाध्याय किसने लिखा है, महर्षि पाणिनि ने लिखा है, ठीक है। अब ये थोड़ी इनकी डिटेल लिखी, हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक पॉइंट यहाँ पे और है कि हमारे जो महर्षि कात्यायन है इनका दूसरा नाम क्या है, वररुचि था और ये महाकवि भी थे। एक पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है कि महर्षि पतंजलि, तो महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था जैसा हमने आगे देख लिया। दूसरे चरक भी कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पतंजलि है ना, महर्षि पतंजलि, उनको दूसरे चरक भी बोलते हैं हम। इतिहास में तुम लोग ये चीज़ पढ़ोगे आगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट चीज़ है हमारी सूत्र। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के सूत्र बताए गए संस्कृत के अंदर। कौन कौन से 6 प्रकार के, संज्ञा सूत्र होता है, विधि सूत्र होता है, अतिदेश सूत्र होता है, परिभाषा सूत्र होता है, नियम सूत्र होता है और अधिकार सूत्र होता है। ये तुमको लर्न करना पड़ेगा कि सूत्र कितने प्रकार के और कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र से क्वेश्चन डायरेक्टली आता ही है। तो ये तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो 20 जो ऑब्जेक्टिव आएंगे उसमें से जो यहाँ से तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो माहेश्वर सूत्र है क्या, हम स्टार्ट करते हैं माहेश्वर सूत्र। जब महर्षि पाणिनि की तपस्या से खुश होकर भगवान माहेश्वर ने डमरू बजाया था, किन तपस्या करी थी, महर्षि पाणिनि ने तपस्या करी थी, तो उनकी तपस्या पूरी हो गई थी। तब जो है भगवान शिव ने डमरू बजाया था। उस ध्वनि से जो स्वर निकले थे, डमरू बजाने से जो ध्वनि निकली थी, तो उससे जो स्वर निकले थे उनको जो है महर्षि पाणिनि ने सूत्रों में परिवर्तित किया, उसे हम माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। तो अब इनकी संख्या इंपॉर्टेंट है कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, इनकी संख्या जो है 14 माहेश्वर सूत्र से कितने प्रत्याहार बने, 42 प्रत्याहार बने। अब तुम लोग पूछोगे कि प्रत्याहार क्या होते हैं, तो वो अपन आगे बात करेंगे कि प्रत्याहार क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते कि कौन कौन से 14 माहेश्वर सूत्र हैं और इसको जो है सीक्वेंस में ही हमको याद करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन से 14 माहेश्वर सूत्र हैं हमारे। इसको पढ़ते हैं इसे, आ ई ऊन, री लिख, ए और आई औच, हया वरट, लन, न्याम डन नम, झबय, घड़ धश, जब गड़ दश, खफ छठ तव, कपय, शस सर हल। तो ये सारे 14 हमारे क्या हो गए, माहेश्वर सूत्र हो गए। इन 14 को इसी सीक्वेंस में हम लोग लर्न करेंगे। अब हम थोड़ी और डिटेल देखते हैं कि ये जो माहेश्वर सूत्र, जो 4 स्टार्टिंग के माहेश्वर सूत्र हैं, आ ई ऊन, री लिख, ए और आई और, ये चारों जो है स्वर होते हैं। तुमने इनमें वर्ड नोटिस करो, ये क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं,
ठीक है। उसके बाद के जो दो हमारे माहेश्वर सूत्र होते हैं हैया वरट और लर्ण, ये किस में आते हैं, ये अंतस में आते हैं। उसके बाद के जितने भी हमारे माहेश्वर सूत्र होते हैं इनमें कुछ ना कुछ वर्ण होते हैं। वर्ण हम कैसे देखेंगे, हमने अभी थोड़ी देर पहले व्यंजन की बात करी थी, 5 वर्गों के अंदर विभाजित किया था, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग। तो उसी के अकॉर्डिंग कि का वर्ग, खा वर्ग, का, ख, ग, घ, तो ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण, उसी हिसाब से हमने यहाँ वर्ण लिखे हैं। ठीक है, तो हमारा ये माहेश्वर सूत्र है न्य म ड न नम। ठीक है, तो ये कौन से वर्ण का है, ये पंचम वर्ण का है। उसके बाद है झबय, झबय कौन से वर्ण का है, चौथे वर्ण का है। घरदश, घरदश कौन से वर्ण का है, ये भी चौथे वर्ण का है। जब गण दश, ये तीसरे वर्ण का है। ख फ छ ट तव, ये दूसरे वर्ण का है। कपय दूसरे वर्ण का है। शस सर ऊष्ण वाले हैं ये सारे, हमने पढ़ी थी ना ऊष्मा वाली व्यंजन, तो इसमें भी श, श, स और र, तो ये ऊष्मा वर्ण वाले। और हल, ये भी ऊष्मा वर्ण वाले क्योंकि हा आ रहा है ना। तो अच्छे से तुम लोग को यहाँ पे माहेश्वर सूत्र समझ आ गया होगा। अब थोड़ी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र को प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं। अब हमारे क्वेश्चन आया था प्रत्याहार क्या होता है, तो अब हम समझते हैं प्रत्याहार क्या होता है। प्रत्याहार का अर्थ जो है संक्षिप्तकरण करना, शॉर्ट फॉर्म। हम समझें अगर मॉडर्न से या सिंपल लैंग्वेज में बोले शॉर्ट फॉर्म, जैसे हम लोग इंग्लिश के अंदर दैट इज़ को लिखते थे तो इस फॉर्म में लिख देते थे हम दैट इज़ को। और अगर हमको एटसेट्रा लिखना रहता था हम ETC लिख देते थे। एग्जाम्पल लिखना रहता था तब भी हम ऐसे करके लिख देते थे। ठीक है, तो इस फॉर्म के अंदर जो है हम लोग लिखते थे। एग्जाम्पल लिखना हो, दैट इज लिखना हो, एटसेट्रा लिखना हो, शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं तो वही है प्रत्याहार का मतलब संक्षिप्तकरण करना। उसके बाद है संज्ञा सूत्र की आवश्यकता के नामकरण के लिए की गई है। हमने क्यों बताया प्रत्याहार सूत्र, संज्ञा सूत्र के नामकरण के लिए। त्रिमुनियों के प्रथम उच्चारण को क्या बोलते हैं, उपदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपदेश बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ 8 होते हैं। कितने होते हैं, ये 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। प्रत्येक सूत्र का अंत जो है एक व्यंजन से होता है और इस अंत की जो है संज्ञा कहती है, उसका जो तस्लोप से लोप हो जाता है। मतलब जब भी हम प्रत्याहार बनाएंगे ना उसमें जो लास्ट वाला वर्ण है इसको संज्ञा सूत्र बोला गया है। और संज्ञा सूत्र इसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसी चीज़ को जो है तस्लोप से लोप होना बताया गया है संस्कृत के अंदर। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे की तरफ बताया गया है ये एक सूत्र है उकाल अच हस्व दीर्घ प्लूत। ठीक है, ये एक सूत्र भी, इसको सूत्र फॉर्म में भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है ये वही है जो हमने स्वर को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे डिवाइड किया था। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे डिवाइड किया था तब हमारा हस्व दीर्घ और प्लूत ये चीज़ें बनी थी। एक मात्रिक समय, द्विमात्रिक समय और त्रिमात्रिक समय। ठीक है, तो ये वही चीज़ आ गई। उसके बाद स्थान के आधार पर अब हम डिवाइड कर रहे हैं। पहले हमने टाइम के बेसिस पे करा था, प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे भी करा था। अब हम स्वर को जो है स्थान के आधार पर विभाजित कर रहे हैं। किसके आधार पर, स्थान के आधार पर। तो ये 3 भेद होते हैं अगेन इसके, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब हम समझते हैं उदात्त क्या होता है। उदात्त को हम एक नाम और दिए उच्चेरुदाता। ये बोल रहा है सीधे सीधे कंठ, तालु आदि प्रदेश के जिस उच्च स्थान में जिन स्वरों का उच्चारण होता है। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है अबाउ द कंठ तालु आदि प्रदेश एक्सेट्रा। कंठ तालु इनके अबाउ जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उदात्त बोलते हैं या फिर उच्चेरुदाता बोलते हैं। दूसरा है हमारा निचेरुदाता या फिर अनुदात। बिलो द कंठ, बिलो द कंठ तालु मतलब कंठ तालु के नीचे से जिन वर्णों का प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे उसको क्या बोलते हैं, हम निचेरुदाता बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा स्वरित आता है। स्वरित क्या होता है, जिसमें ऐसे स्वर या वर्ण जिनमें उदात्त भी है और अनुदात्त भी है, दोनों का धर्म प्राप्त है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्वरित बोलेंगे। एक चीज़ और बताई गई है, छोटी सी डेफिनेशन, मुख नासिका वचनो अनुनासिका। देखो ये आ गया ना, ये साइन है, ये साइन को हम क्या बोलते हैं, आ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन ये बता रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख सहित नासिका के संयोग से होता है, मतलब हम बोल रहे हैं जिसके अंदर मुंह और नाक दोनों का कंट्रीब्यूशन है उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में, उस चीज़ को हम अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। जिसके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं आ, ई, उ, री, ये 18 प्रकार के होते हैं। और हस्व, दीर्घ और प्लूत तीनों तरह के फॉर्म जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ याद रखनी है।
देन आ जाते हैं हम ली पे। ये 12 प्रकार के होते हैं और इन 12 में जो है सिर्फ ह्रस्व और प्लूत फॉर्म होता है, ठीक है, यहाँ पे दीर्घ फॉर्म नहीं होता है। उसके बाद है ए आई ओ ओ। ए आई ओ ओ ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 12 प्रकार के होते हैं और इसमें दीर्घ और प्लूत होता है, इसमें ह्रस्व नहीं होता है। ये भी याद करने की चीज़ है, ठीक है। अगेन हम एक नए सूत्र पे आ जाते हैं जिसका नाम है तुल्यास्य प्रयत्नम सावर्णम। इसके अंदर दो चीज़ें पाई जाती है। तुल्यास्य मतलब समान और प्रयत्न दो प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। अब हम बात करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न होता क्या है। आभ्यंतर प्रयत्न मुख के अंदर होने वाले प्रयत्न, स्वरों के उच्चारण जो मुख के अंदर इंटरनली होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न बोलते हैं। और बाह्य प्रयत्न स्वर के उच्चारण के बाद जो प्रयत्न होते हैं वो हमारे बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न जो है वो हमारे 11 प्रकार के होते हैं। इन दोनों के बीच में भी एक डेफिनेशन दी गई है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सावर्ण बोल रहे हैं। जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सावर्ण बोल रहे हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर स्थान सेम होता है, उसको हम सावर्ण बोलते हैं। कौन कौन से स्थान? उच्चारण स्थान और आभ्यंतर स्थान जिनका सेम है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे हम लोग सावर्ण, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 5 प्रकार के आभ्यंतर कौन कौन से बताए गए हैं। तो 5 प्रकार में सबसे पहला होता है स्पृष्ट। स्पृष्ट का अर्थ क्या होता है? स्पर्श करना। तो जिनमें जीवा स्थान में पूर्णतः स्पर्श होती, मतलब जब भी हम प्रोनाउंस कर रहे हैं उसके अंदर हमारी जो टंग है उसका स्पर्श कंप्लीटली होगा हमारे माउथ के अंदर, उसको क्या बोलेंगे हम? स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न। स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न। एग्जाम्पल में हम ले लें कू चू टू तू पू, जो जितने भी हमने 5 प्रकार के व्यंजन देखे थे उन 5 व्यंजन के अंदर जो 5 वर्ग बताए थे ना, 5 वर्ग जो है हमारे स्पृष्ट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है हमारा ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट, ईषद का मेन मतलब होता है थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा। ईषद स्पृष्ट थोड़ा सा स्पर्श करेगी, हमारी टंग जो है वो थोड़ी सी स्पर्श करेगी। यहाँ पे लिखा है ना थोड़ा स्पर्श करेगी, ठीक है। तो थोड़ा स्पर्श कर रही है तो उसको क्या बोल रहे हैं? ईषद स्पृष्ट बोल रहे हैं, जिसके एग्जाम्पल में है य र ल व। नेक्स्ट है हमारा ईषद विवृत। ईषद विवृत अगेन थोड़ा सा, इसमें मुख कुछ खुला हुआ होता है, ऊष्मता। एग्जाम्पल है श श स ह, मुख थोड़ा सा खुला है, ईषद थोड़ा खुला है। नेक्स्ट है हमारा विवृत स्वर्ण नाम। विवृत में मुख जो है पूरा खुला रहता है, थोड़ा खुला नहीं रहता है। अच प्रत्याहार वाले वर्ण सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तुम लोग समझ गए। एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हो रही है जीवा मूल्य। जीवा मूल्य ये होता है जो हमारे वर्ड हैं व्यंजन है का और खा, ठीक है। तो का और खा यदि विसर्ग के बाद है, विसर्ग मैंने बताया था ना ये चीज़ क्या होती है? विसर्ग होती है। तो विसर्ग के बाद का और खा है तो उसको जीवा मूल्य बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा है रामा क्रीडति, तो ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद हमारा का आ रहा है तो ये क्या है? जीवा मूल्य कहलाएगा। एक और छोटी सी डेफिनेशन है उपदमान्य की। जब विसर्ग के बाद पा और फा आए तो उसको उपदमान्य बोलेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, रामः फलम खादति। तो ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद हमारा क्या आ गया? फा आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया? उपदमान्य हो गया। जिनका वर्णमाला में स्थान नहीं होता है वह आयोगवा होता है। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 4 आयोगव्या हैं जिनका स्थान नहीं बताया गया है। अब हमने 5 जो है आभ्यंतर प्रयत्न देख लिए। यहाँ पे जो है 11 जो है वाह प्रयत्न का वर्णन है। इस चीज़ को जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे प्रत्याहार, जो 42 प्रत्याहार बताएं वो कैसे करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।